ब्रह्मपुत्र बोर्ड में सिक्किम के शामिल होने से आखिर क्यों गरमा रही है राज्य की राजनीति और पर्यावरण पर बहस। जानिए तीस्ता विवाद और इसमें चीन बांग्लादेश की रणनीतिक एंट्री की पूरी इनसाइड स्टोरी हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। ब्रह्मपुत्र बोर्ड का पुनर्गठन और उसमें सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल की एंट्री ने देश की आंतरिक जल नीति, पूर्वोत्तर के विकास मॉडल और दक्षिण एशियाई भू राजनीति के मोर्चे पर एक बेहद ही संवेदनशील और गंभीर बहस को जन्म दे दिया है। लगभग 44 वर्षों के बाद केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने एक बड़ी अधिसूचना जारी कर सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल को इस बोर्ड का पूर्ण सदस्य बनाया है, जिसके तुरंत बाद मई 2026 में गुवाहाटी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में बोर्ड की 14वीं उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। अब हम इस विशेष रिपोर्ट में इस पूरे प्रशासनिक बदलाव को सिक्किम की आम जनता के लिए विश्लेषित करेंगे, जिसके केंद्र में मुख्य रूप से 5 बड़े मुद्दे शामिल हैं। पहला, भारत सरकार का राज्यवार जल नीति को छोड़कर समेकित नदी बेसिन प्रबंधन यानी कि इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट की ओर बढ़ना। दूसरा, स्टेट वाटर रिफॉर्म्स फ्रेमवर्क या SWRF के जरिए राज्यों के पानी पर केंद्र के कड़े प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण की शुरुआत। तीसरा, सिक्किम सरकार द्वारा मांगे गए 289 करोड़ रुपए के नए बजट, राज्य में विपक्ष द्वारा पूर्व में मिले करोड़ों रुपए के आपदा राहत फंड पर उठाए गए वित्तीय पारदर्शिता के गंभीर सवाल। चौथा, तीस्ता बेसिन में NHPC स्टेज 4 जैसी भारी विवादित जल विद्युत परियोजनाओं के दोबारा शुरू होने का डर और लेप्चा समुदाय के पवित्र क्षेत्र जोंगू की सांस्कृतिक अस्मिता व अनुच्छेद 371F के संवैधानिक कवच पर सीधा खतरा का दावा। और पांचवा, तीस्ता जल बंटवारे के इतिहास के बीच पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए ऐतिहासिक राजनीतिक उलटफेर, भाजपा या शुभेंदु सरकार का गठन, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं, इसके सामरिक नियंत्रण का केंद्रीय एजेंसियों को ट्रांसफर होना तथा बांग्लादेश द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय नदी परियोजना में सीधे चीन को शामिल करने से उपजा बेहद ही खतरनाक भू राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट। इन सभी मुद्दों पर आज हमारे इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं। There will only be one insignia. इस पूरे नीतिगत बदलाव के पहले और सबसे महत्वपूर्ण पहलू को अगर हम देखें तो केंद्र सरकार सिक्किम की एंट्री को नदियों को प्रशासनिक सीमाओं से परे जाकर देखने की एक बड़ी वैज्ञानिक और व्यवहारिक शुरुआत मान रही है। गुवाहाटी के इस उच्च स्तरीय बैठक में पूर्वोत्तर के तमाम मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के साथ सिक्किम के जल संसाधन मंत्री सोनम लामा ने भी हिस्सा लिया, जहां हिमालयी नदियों को अलग अलग देखने के बजाय एक अंतर संबंधित प्रणाली या इंटरकनेक्टेड सिस्टम के रूप में स्वीकार किया गया। भौगोलिक और जल वैज्ञानिक रूप से सिक्किम की मुख्य जीवन रेखा कही जाने वाली तीस्ता नदी सीधे ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, जो सिक्किम के ऊंचे पहाड़ों से निकलकर उत्तरी पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अंततः ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में विलीन हो जाती है। कुल 414 किलोमीटर लंबी इस नदी का करीब 305 किलोमीटर हिस्सा भारत में और बाकी का 109 किलोमीटर हिस्सा बांग्लादेश में बहता है, जो इसके विशाल जलग्रहण क्षेत्र को दर्शाता है। इसी समेकित विकास को गति देने के लिए बैठक में स्टेट वाटर रिफॉर्म्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया, जिसके तहत सिक्किम को अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और उत्तराखंड के साथ कैटेगरी 2 उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों की सूची में रखा गया है। यह फ्रेमवर्क जल नीति, भूजल नियमन, नदी शासन, फ्लड मैनेजमेंट, बांध सुरक्षा और डिजिटल निगरानी जैसे लगभग 75 कड़े संकेतकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन को 5 प्रोग्रेसिव परफॉर्मेंस बैंड, फाउंडेशन से लेकर एडवांस तक श्रेणी में रैंक करेगा। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यों को 31 दिसंबर 2026 तक की सख्त समय सीमा दी है, जिसके बाद अप्रैल 2027 में उनकी अंतिम रैंकिंग जारी की जाएगी। लेकिन आलोचकों का यह साफ कहना है कि राज्यों के जल अधिकारों पर केंद्र के अप्रत्यक्ष प्रशासनिक और नीतिगत नियंत्रण की शुरुआत है। अब प्रशासनिक दांवपेच के समानांतर सिक्किम की आंतरिक राजनीति में इस सदस्यता के मिलते ही करोड़ों के फंड के दावों और पूर्व में मिले पैसों के वास्तविक उपयोग को लेकर एक तीखा और आक्रामक वित्तीय विवाद छिड़ गया है। सिक्किम के जल संसाधन विभाग के मंत्री सोनम लामा ने
पूर्ववर्ती सरकार पर ब्रह्मपुत्र बोर्ड की दशकों तक अपेक्षा करने का ठीकरा फोड़ते हुए दावा किया है कि मुख्यमंत्री पीएस गोले के नेतृत्व में एसकेएम सरकार के सक्रिय प्रयासों के चलते ही सिक्किम को यह अधिकार मिला है। सदस्य बनते ही राज्य सरकार ने नदी संरक्षण, सिंचाई नाला के विकास और बाढ़ प्रबंधन के लिए 289 करोड़ रुपए का विस्तृत परियोजना प्रस्ताव बोर्ड के सामने रख दिया, जिसमें से बोर्ड ने शुरुआती तौर पर 250 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी देने के संकेत दिए हैं। जो ये प्रोजेक्ट आने से सिक्किम का जनता जनार्दन लोग को बहुत फायदा है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र बोर्ड आज गठन हो के 44 साल हो गया है। तो सिक्किम रिसेंटली मेंबर हुआ है 8 तारीख मई को, तो उसमें सिक्किम के WRD के तरफ से 258 करोड़ के डिमांड भी किया है। तो मैंने उन लोग को भी ये भी कहा है, हम लोग आज 50 साल के स्टेटहुड मना रहा है, इसलिए हम लोग को 300 करोड़ पूरी देने से हम लोग का नाला बनाना और प्रोटेक्टिव वॉल लगाना और रिवर प्रोटेक्टिव करने के लिए सिक्किम और सिक्किम में जनता के लिए बहुत फायदामंद होगा। इसीलिए काइंडली इसमें हम लोग को कंसिडर कर दीजिए बोल के मैंने पूरा बात रखा है। तो उन लोग सब ने CR पाटिल साहब और स्टेट मिनिस्टर और सभी नॉर्थ ईस्ट का मिनिस्टर लोग ने सब लोग ने समर्थन दिया। तो मैं आशा करता हूँ पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पास भरोसा करता हूँ ये हम लोग को मिलेगा। मिलने से सिक्किम और सिक्किम में जनता को फायदा होगा। राज्य सरकार का कहना है कि राज्य के इंजीनियरों द्वारा तैयार इस मास्टर प्लान का पूरा ध्यान अक्टूबर 2023 की विनाशकारी तीस्ता ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड या फिर ग्लोफ आपदा से तबाह हुए नदी किनारों पर सुरक्षा दीवारें बनाने और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में फ्लड प्रोटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने पर है। हालांकि मुख्य विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट SDF ने इस मांग पर सीधा और तीखा प्रहार करते हुए इसे वित्तीय अपारदर्शिता का बड़ा उदाहरण बताया है। विपक्षी दल SDF ने जनता के सामने कड़ा सवाल दागा है कि साल 2023 की भीषण आपदा के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने सिक्किम में राहत और पुनर्निर्माण के लिए NDRF के तहत 555.70 करोड़ रुपए, SDRF के अग्रिम हिस्से के रूप में 44.80 करोड़ रुपए और अन्य आपदा राहत मदों में लगभग 48 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि पहले ही जारी कर दी थी। अब सरकार पहले ये बताए कि ये पुराना करोड़ों रुपया कहां गायब हो गया और उसका कोई सार्वजनिक ऑडिट आखिर क्यों नहीं किया गया है, जिसके चलते ये पूरा मामला अब वित्तीय पारदर्शिता और राजनीतिक जवाबदेही की जंग भी बन चुका है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। वित्तीय खींचतान से इतर सिक्किम के आम नागरिकों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय सामाजिक संगठनों के भीतर अपनी नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक पहचान को लेकर एक गहरा और वास्तविक भय व्याप्त हो गया है। यद्यपि मंत्री सोनम लामा ने दावा किया है कि हालिया बोर्ड बैठक में जल विद्युत परियोजनाओं पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन सृजन एक्शन पार्टी, एक और विपक्षी दल कैप सिक्किम और सिक्किम में नदी कार्यकर्ता ग्यात्सो लेप्चा ने गंभीर चिंता जताते हुए कि सिक्किम के पूर्ण सदस्य बनते ही केंद्र सरकार भविष्य में तीस्ता बेसिन की तेज जलधाराओं पर नई और रुकी हुई हाइड्रो पावर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का नीतिगत दबाव बनाएगी, जिससे लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी बेहद ही विवादित तीस्ता स्टेज 4 जल विद्युत परियोजना को दोबारा जीवित करने का रास्ता साफ हो जाएगा। सिक्किम का जोंगू क्षेत्र, जिसे वहां की मूल लेप्चा समुदाय का अत्यंत ही पवित्र और संरक्षित गढ़ माना जाता है, लंबे समय से बड़े बांधों के खिलाफ तीखे जन आंदोलन का केंद्र रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि तीस्ता की पारिस्थितिकी अन्य मैदानी नदियों से भिन्न है और इसे ब्रह्मपुत्र की तरह नहीं माना जा सकता है। ये बड़े बांध केवल पर्यावरण खतरा नहीं, बल्कि ये नदी किनारे रहने वाले समुदायों के मानवीय अस्तित्व और उनकी स्वदेशी संस्कृति पर सीधा हमला है। दावा किया गया है कि ये पूरा विवाद सीधे तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371F के तहत सिक्किम को मिले विशेष दर्जे और पुराने कानूनों पर भी चोट करता है, क्योंकि जल संसाधनों पर निर्णय लेने की अंतिम शक्ति
केंद्र संस्थाओं के पास जाने से भविष्य में स्थानीय समुदायों का अपने ही जल, जंगल और जमीन पर लोकतांत्रिक नियंत्रण पूरी तरह कमजोर हो जाएगा। सिक्किम के पहाड़ों से सुलग रहा तीस्ता नदी का ये आंतरिक और पर्यावरण विवाद अब दक्षिण एशिया में भारत, बांग्लादेश और चीन के बीच चल रही एक बेहद ही आक्रामक अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति के सबसे संवेदनशील केंद्र में आ खड़ा हुआ है। तीस्ता नदी बांग्लादेश के एक बहुत बड़े हिस्से की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन मानी जाती है। हाल ही में ढाका में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारत पर सीधा आरोप लगाया है कि ऊपरी हिस्सों में बांध और बैरेज बनाकर पानी को मनमाने ढंग से रोक लिया जाता है, जिससे सूखे के मौसम में बांग्लादेश को भयानक जल संकट का सामना करना पड़ता है। इसलिए उनकी सरकार अब भारत के दबाव का मुकाबला करने के लिए अपनी सीमा के भीतर पद्मा बैरेज और तीस्ता बैरेज के निर्माण को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाएगी। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. यह अंतर्राष्ट्रीय विवाद तब और उलझ जाता है जब हम तीस्ता के जल बंटवारे के इतिहास को देखते हैं, जहां जुलाई 1983 के एक तदर्थ समझौते के तहत भारत को 39% और बांग्लादेश को 36% तीस्ता का पानी मिलना तय हुआ था, जबकि बाकी का 25% हिस्सा आवंटित नहीं किया गया था। सितंबर 2011 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के ढाका दौरे के समय एक नया स्थायी समझौता हस्ताक्षरित होने के बेहद करीब था, लेकिन पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहते हुए इस पर वीटो लगा दिया कि इससे उत्तरी पश्चिम बंगाल में सिंचाई की भारी किल्लत हो जाएगी। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो जुलाई 2024 तक इस समझौते के विरोध पर टिकी रही। हालांकि पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक और प्रचंड जीत ने राज्य की सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल दिया है, जिससे रणनीतिक तौर पर इस सीमावर्ती राज्य में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा सरकार का गठन हुआ है। इस राजनीतिक तख्तापलट का बांग्लादेश में भी व्यापक स्वागत हुआ, क्योंकि बांग्लादेश की सत्तारूढ़ बीएनपी और उनके वरिष्ठ नेताओं ने पूर्ववर्ती बनर्जी सरकार को इस समझौते के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा करार दिया था और उम्मीद जताई थी कि केंद्र की मोदी सरकार और ढाका दोनों ही इस लंबित समझौते को जल्द पूरा करना चाहते हैं। अब इस राजनीतिक बदलाव के साथ ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं, इस पर अपनी रणनीतिक घेराबंदी को अभूतपूर्व रूप से कड़ा कर दिया है। नवनिर्वाचित शुभेंदु सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो भारत के अन्य सभी राज्यों को उत्तर पूर्वी राज्य से जोड़ने वाला इकलौता और बेहद ही संवेदनशील जमीनी मार्ग है, उसमें स्थित 7 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग के संपूर्ण नियंत्रण और रखरखाव का जिम्मा सीधे केंद्रीय एजेंसियों को ट्रांसफर करने की ऐतिहासिक मंजूरी दे दी है। भारत के लिए सबसे बड़ी और तात्कालिक रणनीतिक चुनौती यह है कि बांग्लादेश ने भारत पर दबाव बनाने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट TRCMRP के लिए सीधे तौर पर चीन की तकनीकी और वित्तीय सहायता लेने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इतने करीब और तीस्ता के जल ग्रहण क्षेत्र में चीन का यह बढ़ता दखल भारत की आंतरिक संप्रभुता के लिए एक बड़ा खतरा है। यही कारण है कि रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि सिक्किम को ब्रह्मपुत्र बोर्ड में शामिल करना कोई साधारण प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि भारत सरकार की एक सोची समझी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का हिस्सा भी है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पूर्वोत्तर की संवेदनशील सामरिक स्थिति, सीमा सुरक्षा और पानी की कूटनीति को देखते हुए तीस्ता नदी बेसिन की हर एक बूंद और हर एक बांध पर केंद्र सरकार का सीधा संस्थागत नियंत्रण होना नई दिल्ली के लिए एक अनिवार्य प्राथमिकता बन चुका है। लेकिन इसके समानांतर सिक्किम के भीतर यह डर भी पूरी तरह सच साबित हो रहा है कि राष्ट्रीय हित, जल प्रबंधन और सुरक्षा के बड़े दावों के नाम पर हिमालयी नदियों की स्वतंत्रता को पूरी तरह से छीनकर उन्हें अत्यधिक परियोजनाओं और केंद्रीय नियंत्रण की बेड़ियों में जकड़ दिया जाएगा। आज सिक्किम एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है जहां विकास और अस्तित्व के बीच संतुलन सबसे बड़ा प्रश्न बन गया है और आने वाले वर्षों में यह स्पष्ट होगा कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड में सिक्किम की ये एंट्री राज्य के लिए नई संभावनाओं का रास्ता खोलती है या फिर ये हिमालयी क्षेत्र में जल, पर्यावरण, स्थानीय पहचान और केंद्रीय सत्ता के बीच एक कभी ना खत्म होने वाली संघर्ष के नए अध्याय की शुरुआत साबित होता है। इसी मुद्दे पर रहेगी हमारी भी नजर, आपकी भी नजर बनी रहे। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।